नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश विथ आरवी सर में। आज से इस वीडियो में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर का डिस्कशन करने जा रहा हूं, चैप्टर नंबर 2 भारत इज माय होम का। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे और उसके बाद फिर लास्ट में हम समरी देखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत इज माई होम। भारत इज माई होम क्या है? तो यह एक स्पीच है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है या द आर्टिस्ट क्या है, तो उसमें बताया कि शॉर्ट स्टोरी है। तो हर मतलब चैप्टर में कुछ ना कुछ एक ऐसा आपको रहेगा कि ये शॉर्ट स्टोरी है कि एसे है, तो वो सारे चीज़ को आप क्लियर ज़रूर करेंगे। तो भारत इज माई होम क्या है? तो यह एक स्पीच है, आप याद रखेंगे। यह क्या है? एक स्पीच है। स्पीच मतलब भाषण है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन इनके भाषण देने वाले हुए, नहीं इनके राइटर इनको हम लोग कह सकते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा बोला गया है, लिखा गया है। इनका जन्म 1897 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1969 में। बॉर्न इन हैदराबाद। हैदराबाद में जन्म लिए थे। बाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स एज वेल एज इमिनेंट एजुकेशनिस्ट। इमिनेंट का मतलब होता है विशिष्ट और एजुकेशनिस्ट का मतलब होता है शिक्षाविद। तो वे एक महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, साथ साथ एक बहुत बड़े शिक्षाविद मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति, एजुकेटेड पर्सन थे। डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967 और डॉक्टर हुसैन 1967 में भारत के वो क्या बने? राष्ट्रपति बने। अर्लियर ही हैड सर्व एज द गवर्नर ऑफ बिहार, और उससे पहले, अर्लियर का मतलब उससे पहले, वो बिहार के गवर्नर थे। अभी देखेंगे जो हमारे लास्ट को जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, वो अभी बिहार के गवर्नर रह चुके थे। उनके बाद वो राष्ट्रपति बने थे। अभी तुरंत उनके बाद ये बने हैं द्रौपदी मुर्मू। तो तो ये भी क्या थे? राष्ट्रपति थे। 1967 में बने और उससे पहले क्या बने? तो बिहार के गवर्नर थे। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट क्या होता है? कोई लंबे भाषण का अंश या कुछ लंबा बड़ा सा किताब में से छोटा सा चीज़ हम लोग निकाल लेते हैं जो इम्पोर्टेंट होता है, इसको हम लोग गद्यांश बोलते हैं। फ्रॉम एक्सट्रैक्ट का मतलब फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज अ प्रेसिडेंट। टेक ओथ का मतलब होता है शपथ लेना या कसम खाना। टेक ओथ का मतलब क्या होता है? शपथ लेना या कसम खाना। तो यह उनके भाषण के अंश है जो 1967 में वो राष्ट्रपति बनते समय अपने शपथ में बोले थे। एक लंबा सा भाषण दिए थे जिसका कुछ छोटा सा अंश हम लोग को पढ़ने के लिए दिया गया है। इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और भारत के प्रेसिडेंट के रूप में उनका ये पहला स्पीच था। डॉक्टर हुसैन प्लेस्ड हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, और वो अपने से क्या करते हैं? प्लीज्ड करते हैं। प्लीज कहने का मतलब हो गया प्रोमिस करना कि हम पूरी तरह से भारत की संस्कृति की सेवा करने का क्या खाते हैं? कसम खाते हैं। जैसे आमतौर पर जो एक शपथ लिया जाता है, तो उस प्रकार से इन्होंने शपथ दी। छोटा सा चैप्टर है इसलिए इसको लाइन बाय लाइन हम डिस्कशन कर दिए। हर लाइन इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा वीडियो को अच्छी तरह से देखने का प्रयास करेंगे और लास्ट में तब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल बन जाएगा। चलिए, तो इनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन था डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में। आगे बढ़ते हैं चैप्टर में हम लोग। आई मस्ट कन्फेस, फर्स्ट लाइन है इसका पैराग्राफ का। आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्ड बाई द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन माई इलेक्टिंग मी टू द हाइएस्ट ऑफिस इन द लैंड। अब यहाँ पर इस लाइन को पहले समझेंगे। कन्फेस का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना, और ओवरवेल्म का मतलब होता है दबाव महसूस करना। ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ से कन्फेस स्वीकार करना, ओवरवेल्म का मतलब क्या होता है? दबाव महसूस करना, और ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? विश्वास। माई पीपल, अपने लोगों का, अपने लोगों का। और प्लेस्ड का मतलब होता है किसी स्थान पर ले जाकर किसी को रखना। इलेक्टिंग का मतलब क्या होता है? चुनना। और हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड, और इस मातृभूमि का सबसे उच्चतम ऑफिस। आप जानते हैं कि सबसे बड़ा पद हमारे देश या किसी भी देश के लिए क्या है? एक राष्ट्रपति का पद है। उनसे बड़ा कोई नहीं है, यानी वो देश के प्रथम नागरिक होते हैं। तो इसमें वो कह रहे हैं कि मुझे निश्चय ही, मस्ट का मतलब क्या हो गया? निश्चय ही यह स्वीकार करना चाहिए कि मैं अपने लोगों के विश्वास के नीचे दबा हुआ हूँ, जिन्होंने मुझे इस धरती के सबसे उच्चतम या अधिकतम
चुन कर दिया है, मतलब सबसे बड़ा अधिकारी बनाकर हमको दिया है। तो हमको बहुत बड़ा दबाव महसूस कर रहे हैं। और दबाव किस चीज़ का है? लोगों के विश्वास का है, लोगों के ट्रस्ट का है। क्योंकि राष्ट्रपति बनने के लिए हम सब लोग तो डायरेक्ट वे में वोटिंग नहीं करते हैं, इनडायरेक्ट वे में वोटिंग होता है। आम जनता वोटिंग नहीं करती है, हमारे सांसद वगैरह लोग करते हैं, तो हम लोग सांसद चुनते हैं। तो उनको कहना है कि यहाँ के 125 करोड़ का जनता, जितना भी जनसंख्या उस समय था, उस सारे लोग विश्वास किए हैं, तब हम सबसे बड़ा अधिकारी बने हैं। और इसका मुझे क्या है, बहुत दबाव है। तो विश्वास का जो बोझ होता है, विश्वास का जो दबाव होता है, वो बहुत ज़्यादा इनको महसूस हो रहा है कि लोग हम पर इतना विश्वास किए हैं, तब जाकर हम राष्ट्रपति बने हैं। और कहते हैं कि हमको ये मानना पड़ेगा, हमको अवश्य निश्चय ही स्वीकारना पड़ेगा कि हमको दबाव महसूस हो रहा है। सेकेंड पैराग्राफ में वो चर्चा करते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन। इनसे पहले वो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके उपलक्ष्य में हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं। तो डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट, अ डिग्री ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर। ये कह रहे हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने प्रेसिडेंसी में एक मानसिक सजावटी ज्ञान का अंश तथा समृद्ध अनुभव लाए थे। मानसिक सजावटी ज्ञान तथा वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और अनुभव के धनी। वेल्थ का मतलब क्या होता है? धनी। और एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव। डिग्री ऑफ एरुडिशन कहने का मतलब हो गया आपका ज्ञान का अंश, टू बी फाउंड एनीवेयर। तो कह रहे हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन प्रेसिडेंसी में एक मानसिक सजावटी ज्ञान का अंश तथा समृद्धि अनुभव लाए थे, जो शायद ही कहीं पाया जाता है। रेयरली का मतलब शायद ही, मतलब प्रेसिडेंसी को उन्होंने इतना खूबसूरत ढंग से तैयार किया था, क्योंकि इनसे पहले वो आए थे, बोले इतना बढ़िया से अपने ज्ञान का उन्होंने प्रयोग किया है, मानो ज्ञान को एक बनावटी सजावटी की तरह पेश किए हैं। और उन्होंने अनुभव के जो धन, अपना जो एक्सपीरियंस था, अनुभव के धनी व्यक्ति थे, उस बेजोड़ मिश्रण करके इस प्रेसिडेंसी को उन्होंने बनाया, जो शायद ही किसी दूसरे देश की प्रेसिडेंसी में होगा। ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम डिवोटेड, इस पैराग्राफ में पूरी तरह से वो डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग लाइफ टाइम डिवोटेड, मतलब अपने जीवन भर वो क्या रहें, समर्पित रहें। डिवोटेड कहने का मतलब क्या हो गया? समर्पित रहना। टू परस्यूड का मतलब होता है ज्ञान को ग्रहण करना, ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ। तो डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में बोल रहे हैं कि वो जीवन भर ज्ञान को और सत्य के अध्ययन करते रहें, उसको ग्रहण करते रहें। ही हैज़ डन मोर देन प्रोबेबली का मतलब होता है शायद, एनी अदर मैन टू ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफिकल थॉट्स एंड वननेस ऑफ द ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज। और बोल रहे हैं कि उन्होंने शायद, जो उन्होंने अपने मतलब भारत के दार्शनिक सोच के लिए, फिलोसफिकल थॉट, भारतीय दार्शनिक सोच को तथा सभी धार्मिक मूलों को किसी भी दूसरे आदमी से, सभी धार्मिक मूलों को एक समान भाव में, वननेस, एक समान भाव में विश्व के पटल पर रखने वाले संभवतः किसी भी दूसरे आदमी से ज़्यादा काम उन्होंने किया लाने में और व्याख्या करने में। एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफिकल थॉट्स, उन्होंने मतलब भारत के दार्शनिक सोच क्या होता है, जैसे जो हम लोग का मतलब है धर्मनिरपेक्षता वाला, कि सभी धर्म को यहाँ पर बराबरी का अधिकार मिलेगा। और चाहे जो हमारे यहाँ के लोग हैं जो दार्शनिक सोच दिए थे, गांधी जी का भी बहुत सारा दार्शनिक सोच है। दार्शनिक मतलब दूरदर्शी सोच। तो जो विश्व के पटल पर रखने के लिए, कि भारत के दार्शनिक सोच को दिखाने के लिए और उसमें एकता लाने के लिए इतना किए कि शायद ही कोई दूसरा आदमी उतना किया होगा। ही हैज़ नेवर लॉस्ट हिज फेथ, इस लाइन को अंडरलाइन कर देते हैं, आप ध्यान रखेंगे, पूछेगा कि किस चैप्टर से लिया गया है। ही हैज़ नेवर लॉस्ट हिज फेथ, उन्होंने कभी नहीं खोया किस चीज़ को? इसेंशियल ह्यूमनिटी ऑफ मैन एंड हिमसेल्फ हैज़ नेवर सीज का मतलब होता है रोकना। टू चैंपियन का मतलब होता है वकालत करना, समर्थन करना। द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन डिग्निटी एंड विथ जस्टिस, उन्होंने मनुष्य के जरूरी मानवता में अपना विश्वास कभी नहीं खोया, और वे खुद लोगों को गर्मा से जीने के अधिकार का मदद करने में भी कभी नहीं अपने आप को रोके।
वो कैसा कहते थे कि सभी आदमी को अपना एक गरिमा से जीने का क्या है, अधिकार है, और इसका वो वकालत करते थे, उसको समर्थन करते थे, कहते थे कि सभी मैन है राइट ऑफ ऑल मैन, सभी आदमी का समान अवसर हो, टू लिव इन डिग्निटी, कि वो गरिमा के साथ रहे, न्याय के साथ रहे, इसका वो समर्थन करते थे और कभी समर्थन करने से अपने आप को मना भी नहीं किए। तो ये डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्यों बोल रहे हैं? चूँकि इनसे पहले आए थे, उनसे बहुत ज़्यादा उनका मतलब अनुभव था, तो उनके अनुभव को उन्होंने क्या कर रहे हैं, अपना शेयर कर रहे हैं। किस प्रकार से हमारी प्रेसिडेंसी को अगर खूबसूरत ढंग से सजाया गया है, तो इसके पीछे डॉक्टर राधा कृष्णन का बहुत ही बड़ा योगदान है, क्योंकि उनको जो अनुभव था, वो ज्ञान के धनी व्यक्ति थे। इस सारे को उन्होंने इस प्रेसिडेंसी को बनाने में बहुत मदद किया। आगे देखेंगे, आई कैन ओनली अस्योर। चलिए, अब उन डॉक्टर राधा कृष्णन की बात करने के बाद अब अपने बात बोल रहे हैं कि मैं केवल महज, कैन ओनली अस्योर यू दैट, मैं केवल आप लोग को महज विश्वास दिला सकता हूँ, विश्वास दिला सकता हूँ कि आई इंटर दिस ऑफिस इन द स्पिरिट ऑफ प्रेफुल ह्यूमैनिटी, कि मैं इस कार्यालय में प्रवेश किया हूँ कैसे, डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण की भावना, टोटल डेडिकेशन। तो बोलते हैं कि मैं महज आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि मैं आत्मनिष्ठा तथा पूर्ण समर्पण की भावना से इस ऑफिस में प्रवेश किया हूँ। मतलब हमको कोई मतलब बहुत ज़बरदस्त, हमको मतलब आत्मविश्वास के साथ, डेडिकेशन के साथ इस ऑफिस में हम प्रवेश किए हैं, जिसका मैं महज आपको विश्वास दिला सकता हूँ। आई हैव जस्ट टेकन, मैंने अभी अभी टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, मैंने अभी अभी भारत के संविधान का क्या लिया हूँ, शपथ लिया हूँ। मैंने अभी अभी भारत के संविधान का क्या खाया हूँ, कसम खाया हूँ। संविधान का क्या लिया हूँ, शपथ लिया हूँ। टेक ओथ का मतलब शपथ लेना होता है। इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ कंपेरेटिवली न्यू स्टेट। कंपेरेटिवली का मतलब होता है अपेक्षाकृत, तुलनात्मक रूप से। कंपेरेटिवली करने का मतलब क्या हो गया, अपेक्षाकृत तुलनात्मक रूप से। तो बोलते हैं कि इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशंस, यह एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे राष्ट्र का, वो कम अपेक्षाकृत एक नए राष्ट्र का है। विच इट्स फ्री सिटीजन्स हैव फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री गिवन टू देमसेल्फ। तो तुलनात्मक रूप से एक नए राज्य का संविधान है। कॉन्स्टिट्यूशंस का मतलब क्या होता है, संविधान। यह एक नए राज्य का संविधान है, जिसे इसके आज़ाद नागरिकों को इतिहास में पहली बार आपके लिए सौंपा गया है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशंस है, हम पहले तो क्या थे, गुलाम थे। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशंस बनाया गया है, पहली बार यहाँ के आम नागरिकों के लिए बनाया गया है। इन द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री गिवन टू देम सेल्फ, जो हमने खुद निर्माण किया है। इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल who through the long millennium and through cooperation of diverse ethnic elements have striven to realize timeless absolute values in their own peculiar way। और बोल रहे हैं it is the ancient people who through the it is the young state of ancient people, यह प्राचीन लोगों का युवा राष्ट्र है, जो लंबे सहस्त्रवादी तथा विविध सांस्कृतिक तत्वों के सहयोग से अपने वास्तविक मूल्यों को समय से महसूस करने का क्या कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है। यह कहने का मतलब हो गया कि जो हमारे देश है वो प्राचीन लोगों का युवा राष्ट्र है। भारत को क्या बोला जाता है, युवा राष्ट्र बोला जाता है। और जो युवा राष्ट्र है वो क्या कर रहे हैं, लंबे सहस्त्रवादी तथा विविध सांस्कृतिक तत्वों के सहयोग से हम लोग लॉन्ग मिलेनियम, सहस्त्रवादी, थ्रू कोऑपरेशन, एक दूसरे को मदद करके, सहयोग से अपने वास्तविक मूल्यों को, डाइवर्स एथिक्स एलिमेंट करने का मतलब हो गया अपने वास्तविक मूल्यों को, हैव स्ट्रीवन टू रियलाइज, वो क्या कर रहे हैं, अपने वास्तविक मूल्यों को समय से महसूस करने का प्रयत्न कर रहे हैं। आई प्लीज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज, और मैं कसम खाता हूँ कि उन मूल्यों का कुछ बात परिस्थिति में क्या हो सकता है, बदल सकता है। मैं उन मूल्यों को सेवा करने का क्या करता हूँ, कसम खाता हूँ। फॉर दो सम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ वैल्यू में बिकम इनएडिकेट का मतलब होता है अपर्याप्त। विथ द चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेज द वैल्यू रिमेन्स इटरनली वैलिड एंड प्रेस फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन।
वैल्यू रिमेंस इटरनली वैलिड, ये वाला लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किताब में आप देख लीजिए, किताब में यही सब लाइन हूबहू लाइन दिया गया है, किताब का ही लाइन है ये। तो बोल रहे हैं कि फॉर दो सम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ वैल्यू में बिकम इनडिकेट विथ द चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेज, इन मूल्यों का कुछ बात परिस्थिति में बदलाव के साथ साथ दोषपूर्ण हो सकता है। जो परिस्थिति के अनुसार हमारे मूल्य में कुछ कंक्रीट रियलाइजेशन हम लोग महसूस कर सकते हैं कि दोष है, बट मतलब हमारी संस्कृति में भी दोष है, हमारे परिस्थिति के अनुसार वो चेंज हुआ है। द वैल्यूज रिमेंस इटरनली वैलिड, और लेकिन हमारा जो अंदर से जो मूल्य है वह प्रबल बना हुआ है, प्रबल मतलब मजबूत रहता है। और वैल्यू रिमेंस इटरनली वैलिड एंड प्रेसेस फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन, और नवीन कार्यों का वो क्या करते रहता है, ताज़ा करता रहता है। द पास्ट इज़ नॉट डेड, द पास्ट इज़ नॉट डेड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बोलते हैं इतिहास कभी मरता नहीं है, एंड स्टैटिक, it is alive and dynamic and is involved in the determining the quality of our present and the prospectus of our future। बोलते हैं इतिहास कभी मरता नहीं है, अतीत मरा हुआ नहीं है, स्थिर नहीं है, वो रुका हुआ भी नहीं है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रुका हुआ। इट इज़ अलाइव, हमारा इतिहास क्या है, जीवित है। डायनेमिक है, डायनेमिक मतलब होता है ऊर्जावान है, शक्तिमान है। तथा इन्वॉल्व इन द डिटरमाइनिंग, और वो लगा हुआ है निर्धारण करने में। इन्वॉल्व का मतलब होता है लगा हुआ, उलझना। डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्टस ऑफ आवर पास्ट। तो इसमें कह रहे हैं कि इतिहास मरता नहीं है, इतिहास स्थिर नहीं है, यह जिंदा है और शक्तिशाली है, तथा यह हमारे वर्तमान के गुण तथा हमारे भविष्य के दृष्टि को स्थिर करने में लगा हुआ है। प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है खाका तैयार कर रहा है हमारे फ्यूचर का। इसका कहने का मतलब हो गया कि जो कुछ भी हम लोग सीखते हैं वो कहाँ से सीखते हैं, इतिहास से सीखते हैं। इतिहास से सीखते हैं, प्रेजेंट में जीते हैं, फ्यूचर में हमको पता नहीं है कि क्या होगा। तो सारा चीज़ जो हम लोग सीख रहे हैं वो क्या है, इतिहास से सीख रहे हैं। इसी इतिहास को वो बोल रहे हैं कि वो कभी मरता नहीं है, वो स्थिर भी नहीं है, वो एलाइव है, जीवित है, शक्तिशाली है, शक्तिमान है। जैसे मान के चलिए कोई 15 अगस्त 1947 है, तो क्या कभी वो डेड होगा, नहीं। वो और क्या कभी रुका रहेगा, नहीं, वो और पुराना होता जाएगा। और उस 15 अगस्त 1947 को हम हर बार मनाकर 15 अगस्त मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस के रूप में, उसको क्या करते रहते हैं, उससे सीखने के लिए हम लोग मनाते हैं। और वही हमारे फ्यूचर तैयार करता है कि कैसे हम लोग गुलाम हो गए थे और कितना मेहनत करके हम लोग गुलामी से निकले हैं, फिर ऐसा नौबत नहीं आए। इसीलिए हम लोग उसको क्या करते रहते हैं, जीवित करते रहते हैं। तो इतिहास कभी मरता नहीं है, इतिहास ही गुरु है। हम लोग फ्यूचर से कुछ नहीं सीखते हैं। चलिए, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, अब हम लोग क्या करते हैं, इतिहास को लगातार रिन्यूअल करते हैं। रिन्यूअल करना का मतलब क्या हो गया, उसको नवीनीकरण करते हैं। इंडिड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर, तो हम उसको क्यों मतलब करते हैं, उसको क्यों निरंतर नवीनीकरण करते हैं। निरंतर नवीनीकरण करने के पीछे यही है कि हम दिखाना चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र कितना ग्रोथ किया है, हमारा संस्कृति कितना ग्रोथ किया, हमारा अंतर्राष्ट्रीय चरित्र क्या है, हमारा अब भारत वो पहले वाला भारत नहीं है। इस सारे चीज़ को दिखाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल इज इंडिड। रिन्यूअल का मतलब होता है नवीकरण करना, प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया। तो कहते हैं इसका निरंतर नवीकरण का जो तरीका है वस्तुतः राष्ट्रीय संस्कृति तथा राष्ट्रीय स्वभाव के विकास का एक तरीका है। हम लोगों को दिखाते हैं, 15 अगस्त को देखिएगा झांकी दिखाया जाता है कि हम कैसे बदले हैं। इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, और यह शिक्षा, जैसा कि मैं जानता हूँ, यह जो निरंतर बदलाव आ रहा है इसमें शिक्षा का काम है, एजुकेशन का काम है। एज आई सी इट टू मिनिस्टर दिस कॉन्स्टेंट रिन्यूअल एंड मे बी फॉर गिवन द प्रिजम्पशंस दैट माई चॉइस टू दिस हाई ऑफिस हैज़ मेनली इफ नॉट इंटायरली बीन मेड ऑन अकाउंट ऑफ माई लॉन्ग एसोसिएशन विथ द एजुकेशन ऑफ माई पीपल। तो जैसा कि मैं देखता हूँ कि यह जो निरंतर और नवीकरण का जो सहायता देता है वो इसमें कौन है, देने के लिए शिक्षा कार्य करता है। मेनली क्या है, शिक्षा ही है जो इस हमारे राष्ट्र को आगे ले जाने का काम करता है और इसको रिन्यूअल करने का काम करता है।
और मुझे उस संभावना से माफ़ किया जा सकता है। बोलते हैं कि प्रिजम्पशन का मतलब होता है अनुमान लगाना, संभावना कर लगाना। तो कह रहे हैं अपने भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन कि मुझे उस संभावना से माफ़ किया जा सकता है कि मेरी इस ऊंची पद की पसंद, ऊंची पद, राष्ट्रपति बन गए, इससे बड़ा ऊंची पद क्या होता है, इस ऊंची पद की पसंद यदि सर्वथा न हो तो खास करके अपने लोगों को शिक्षा के साथ मेरे सन के कारण दिया गया है। शिक्षा के कारण जो हम लोगों से क्या रहें, जुड़े रहें, इसी के कारण हमको दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो हैं वो भाषण में क्या बोल रहे हैं कि जो हम लोग प्रोसेस करते हैं, कांस्टेंट रिन्यूअल करते हैं अपने देशों का, नवीकरण कर रहे हैं, अपने विकास को बढ़ा रहे हैं, और यह विकास के बढ़ाने का काम किसका है, शिक्षा का है। और आज मैं यहाँ पे एक राष्ट्रपति के रूप में मेरा चॉइस भी था, अगर यहाँ पे हम चुने गए हैं तो मेरा ऐसा मानना है, मैं मतलब एक अनुमान लगा सकते हैं कि हम लोगों के साथ एक लंबे समय से शिक्षा के माध्यम से जुड़े हुए हैं और इसी का परिणाम मिला है कि हमें राष्ट्रपति बनाया गया। आप सुने होंगे कि एक विधायक है जो मतलब अनपढ़ आदमी बन जाएगा, मुख्यमंत्री बन सकता है, इवन प्रधानमंत्री भी कम पढ़े लिखे लोग बन सकते हैं। लेकिन हमारे देश में देख लेंगे राष्ट्रपति का इतिहास बड़ा अच्छा रहा है, वो काफ़ी एजुकेटेड और काफ़ी उनका बैकग्राउंड मतलब कैरेक्टर बहुत अच्छा रहता है, तब जाकर बनाया जाता है। तो आई मेंटेन दैट, तो कहते हैं मैं समझता हूँ इस बात को, द एजुकेशन इज प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पसेज एंड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इनएस्केपेबली इन्वॉल्व इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन। और बोलते हैं कि मैं इस बात को मानता हूँ, क्या मानता हूँ, कि किसी भी देश का जो विकास है करने के लिए उसका मुख्य हथियार क्या है, शिक्षा है, प्राइम इंस्ट्रूमेंट। प्राइम इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हो गया, मुख्य हथियार। तो किसी भी देश को विकास करने के लिए उसका मुख्य हथियार क्या है, शिक्षा है। आप याद रखेंगे कि शिक्षा ही है जो हमारे देश की विकास कर सकता है, शिक्षा से ही। तथा शिक्षा ज्ञान वह है जो गुण राष्ट्र के गुण में पूरी तरह से मिला हुआ है। और हम बाहर में इस चीज़ से जाने जाते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना बढ़िया। आज लोग अमेरिका को याद करते हैं क्योंकि वहाँ एजुकेशन सिस्टम बेटर है। तो अगर हम राष्ट्र की अगर दुनिया के सामने रखना चाहते हैं कि हम भी एक अच्छे राष्ट्र हैं, तो इनका कहना है कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, शिक्षा पे बढ़ के करना होगा। अगर लोग शिक्षित होंगे आप अपने आप विकास कर जाएंगे। आप देखिए यहाँ पे अशिक्षित होने के कारण ही क्या है, सरकार सड़क बनवाएगी, देख लीजिए लोग क्या करेंगे, पटवन करने के लिए, खास करके अगर ग्रामीण इलाका में आप जाते हैं तो देखेंगे क्या करेंगे कि लोग उसको, सरकार रोड बना के गए और लोग उसको क्या करेंगे, कोड़ देंगे, और कोड़ने के बाद उसमें क्या करेंगे, पाइप पास करेंगे। तो सरकार रोड तो बना सकती है सरकार, लेकिन अगर आप उसको शिक्षित नहीं हैं तो उस रोड को आपको तोड़ने में कोई दया माया नहीं लगेगा। तो किसी राष्ट्र को, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं। तो किसी भी राष्ट्र को विकास करने के लिए शिक्षा जरूरी है, प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, प्रमुख हथियार शिक्षा है। इनका कहना नहीं, सबका कहना है। आई देयरफॉर प्लीज माई सेल्फ, इसलिए मैं अपने आप से क्या करता हूँ, प्लीज़ कहने का मतलब हो गया शपथ लेना, कसम खाना। माई सेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर फ्रॉम वेयर सो एवर इट मे हैव कम एंड whomsoever it may have been contributed। I therefore मतलब इसलिए, बोलते हैं इसलिए मैं शपथ लेता हूँ। क्या शपथ लेता हूँ, अपने अतीत की संस्कृति की सेवा करने का। पास्ट कल्चर, पास्ट मतलब इतिहास, अतीत का जो हमारा सांस्कृतिक है, जो हमारा रीति रिवाज है, उसका मैं सेवा करने का क्या करता हूँ, शपथ लेता हूँ। चाहे जहाँ कहीं से आया हो और चाहे जिस किसी ने भी लाया हो, मैं इसका सेवा करूँगा। मैं इसका क्या करूँगा, सेवा करूँगा। चाहे जहाँ से भी आया हो, जिस किसी ने भी लाया हो, कंट्रीब्यूट किया हो, अपना योगदान दिया हो हमारे संस्कृति को बनाने में। आई प्लीज माई सेल्फ टू सर्विस ऑफ द टोटलिटी टू माई कंट्रीज कल्चर। और मैं पूर्ण रूप से अपने देश की संस्कृति की सेवा करने का क्या लेता हूँ, शपथ लेता हूँ। पूर्ण रूप से मैं अपने देश की संस्कृति का सेवा करने का कसम लेता हूँ। आई प्लीज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री, और मैं अपने देश को
प्रति वफादारी का शपथ लेता हूँ। इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, मैं अपने राष्ट्र के संविधान के भक्ति का शपथ लेता हूँ। मैं इसकी शक्ति के लिए और विकास के लिए धर्म के उपेक्षा के बिना, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलेशन और लैंग्वेज, धर्म और भाषा के उपेक्षा के बिना मैं इसका सेवा करूँगा। आई प्लीज माई सेल्फ टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंजनेस, मैं शपथ खाता हूँ, मैं शपथ लेता हूँ क्या कि मैं इसके स्ट्रेंजनेस के लिए काम करूँगा। स्ट्रेंजनेस का मतलब मजबूती, एंड प्रोग्रेस, एंड फॉर द वेलफेयर, वेलफेयर कहने का मतलब हो गया भलाई, इट्स पीपुल विदाउट डिस्टिंक्शंस ऑफ कास्ट, कलर्स और क्रीड। कास्ट का मतलब जाति, कलर्स का मतलब रंग और क्रीड का मतलब धर्म। तो कहते हैं कि मैं अपने राष्ट्र के संविधान की राजभक्ति का शपथ लेकर यह कहता हूँ, मैं इसकी शक्ति के लिए और इसके विकास के लिए धर्म या भाषा के उपेक्षा के बिना, किसी धर्म का हो, कोई भी भाषा बोलता हो, के बिना, किसी जाति या रंग के भेदभाव के बिना लोगों की कल्याण करने का शपथ लेता हूँ। लोगों के कल्याण करने का क्या लेता हूँ? शपथ लेता हूँ। द होल ऑफ भारत इज माई होम, और इसी से चैप्टर का नाम पड़ा भारत इज माई होम। बोले पूरा भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे घर के क्या हैं? परिवार है। हाँ, एक राष्ट्रपति के लिए परिवार ही हैं हम लोग, एक प्रधानमंत्री के लिए परिवार ही हैं हम लोग। तो कुछ समय के लिए उनको हम लोग एक घर के कैसे मुखिया के रूप में चुन लेते हैं, आगे भाषण में बोले हुए हैं, द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली। पूरा भारत एक घर है और भारत के लोग मेरे घर का क्या है? सदस्य हैं। और उस सदस्य ने, उन लोगों ने हमें कुछ दिनों के लिए, ऐसा नहीं कि परमानेंटली, चूज किया है सर्टेन टाइम के लिए, हेड ऑफ द फैमिली, फैमिली का क्या चुना है? मुखिया के रूप में हमको चुना है। संपूर्ण भारत मेरा घर है, यहाँ के लोग परिवार है मेरे। लोग ने एक निश्चित समय के लिए मुझे इस परिवार का प्रधान मानने के लिए चुना है, मुझे एक मुखिया के रूप में चुना है कि आप इस घर को चलाइए। तो जब आपको इस घर को चलाने की बारी आएगा, तो जैसे एक छोटा सा भी परिवार में आपको घर का मुखिया मान लिया जाता है, तो आप पर जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है और आप प्रयास करते हैं कि इस घर को, हर सदस्य को खुश रखें, इस घर को कैसे विकसित करें, इस हर परिवार को कैसे सुखी रहें। ठीक उसी तरह से हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, भारत के लोगों की खुशी के लिए, भारत के लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जानते हैं कि हमें इस घर का सदस्य नहीं, हम इस घर के मुखिया हैं। इट शैल बी माई अर्नेस्ट इंडिवर, इंडिवर का मतलब होता है प्रयास, अर्नेस्ट का मतलब होता है अथक, टू सीक to make this home strong and beautiful, a worthy home for great people engaged in fascinating task of building of just and prosperous and graceful life। beautiful मतलब खूबसूरत नहीं, और fascinating task मतलब अच्छे अच्छे कार्य में, और prosperous का मतलब खुशहाल, और graceful life का मतलब एक आनंद। तो बोलते हैं मुझे इस परिवार के प्रधान के लिए तो चुन लिया गया है एक निश्चित समय के लिए, तो मेरा क्या है? इस घर को मजबूत बनाना, खूबसूरत बनाना, और खोज के लिए एक ऐसा बहुमूल्य घर जहाँ पे बस समृद्धि एवं खूबसूरती हो। समृद्धि का मतलब लोग खुशहाल रहे, धनी संपन्न रहे, और जीवन निर्माण के लिए आकर्षक कार्य में क्या करें? लगल रहे। तो मैं एक ऐसा घर बनाना चाहता हूँ जहाँ के लोग क्या रहें? सुखी रहें, संपन्न रहें। जैसे हमारा घर अगर मतलब अमीर होगा, खुद सुखी संपन्न रहेगा, तो वहाँ के सदस्य भी रहेंगे। जैसे अमेरिका के देश है, अगर डेवलप्ड है तो वहाँ के लोग भी खुश हम लोग से ज़्यादा हैं, हम लोग से ज़्यादा बहुत सुखी संपन्न हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, हमारी संस्कृति से ज़्यादा सुखी संपन्न कोई नहीं है। आगे देखते हैं। द फैमिली इज़ बिग, बोलते हैं परिवार बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं है कि छोटा है, परिवार क्या है? बहुत बड़ा है। सही बात है, परिवार हम लोग का क्या है? बहुत बड़ा है। एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट रेदर इन कन्वेंशनली फास्ट पेस। परिवार तो बड़ा है और साथ में वो बहुत तीव्र गति से लगातार बढ़ भी रहा है। सेल ईच वन ऑफ अस हैव टू पार्टिसिपेट अनस्प्रिंगली इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ। परिवार बहुत बड़ा है, बहुत तीव्र गति से बढ़ भी रहा है, रेदर इन फास्ट पेस, और हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सब लोग को इसमें सहयोग करना पड़ेगा। केवल हमसे ये मतलब कोई एक मुखिया घर का हो उससे नहीं, वो तो सिर्फ रास्ता दिखाएगा,
लेकिन क्या कह रहे हैं कि ईच वन ऑफ अस हैव टू पार्टिसिपेट, हम सब को क्या करना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, हम सब को इसमें हिस्सा लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो राष्ट्र है वो बहुत कमज़ोर पड़ चुका था। उस समय जब अंग्रेज़ छोड़ा था तो और स्थिति ख़राब थी, अब तो बहुत हम लोग रिकवर कर लिए हैं। तो बोल रहे हैं कि ये क्या है, राष्ट्र बहुत बड़ा है यहाँ और परिवार बहुत क्या है, बड़ा है। अब हम लोग को क्या करना है, इस परिवार को आगे बढ़ाना है और इट्स जो अनस्प्रिंगली इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ, और जो हमारा राष्ट्र है उसको एक नए जीवन प्रदान करने की आवश्यकता है। ईच इन हिज ओन वे, सबको अपने तरीक़ा से। हम लोग को जैसे ही देश सेवा की भावना आता है तो हम लोग सोचते हैं कि नेता बनेंगे तब ना देश की सेवा करेंगे। नहीं, आप एक स्टूडेंट हैं तब भी देश की सेवा कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आपका काम है पढ़ना, जो आपको ड्यूटी मिला वो करिए, वो देश की सेवा हो जाएगा। आप एक दुकानदार हैं, आप भी देश की सेवा करते हैं, टैक्स पे करते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं, अच्छी तरीक़ा से पढ़ते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बनकर कोई भी काम करेंगे, आप यहाँ खोजे करेंगे भारत के लिए तो भारत को लाभ होगा। कोई बिजनेस ही करेंगे तब भी भारत को लाभ होगा। तो सब अपने तरीक़ा से, और सबसे बड़ा मतलब तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा किसान है, जो हमारे देश को विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। और फॉर सीर साइज, और इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए टास्क अहेड ऑफ अस, और हम लोग से इस कार्य के लिए क्या करना है, डिमांड अस आर सो डिमांडिंग, इतना ज़्यादा डिमांडिंग है दैट वन कैन नॉट अफोर्ड टू सिट बैक एंड बाज और लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम एंडमिक इन आवर कंट्री। और कार्य इतना महत्वपूर्ण है हमको करना कि कोई भी व्यक्ति जो भारत माता के मतलब भारत प्रेमी है या अपने देश से प्रेम करता है, वो आराम से बैठकर और वो देखते रहेगा कि हमारा फ्रस्ट्रेशंस में रहेगा कि हमारा देश क्या हो जाए, विचलित हो जाए, हमारा देश बर्बाद हो जाए। तो ऐसा नहीं है। द सिचुएशन डिमांड ऑफ अस, और सिचुएशन हम लोग से क्या मांग कर रहा है, वर्क एंड वर्क मोर वर्क। जो अभी का स्थिति है वो इस चीज़ को बता रहा है कि काम करिए, काम करिए और अधिक काम करिए, साइलेंट, चुपचाप काम करिए, सिंसियर, हल्ला नहीं करना है कि हम ये कर दिए वो कर दिए, नहीं, चुपचाप काम करिए, सिंसियर वर्क करिए, मेहनत के साथ, सॉलिड, ठोस, स्टडी, धैर्यतापूर्वक, रिकंस्ट्रक्ट द होल मटेरियल, पूरे होल मटेरियल को हम लोग को बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि लोगों का कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपुल, जो हमारे लोगों के सांस्कृतिक जीवन जो था वह भी बिगड़ गया था। आज भी सांस्कृतिक जीवन जो हम लोग को अंग्रेज देकर चला गया उसको हम लोग पालन कर रहे हैं। कहते हैं तो कि अंग्रेज तो चला गया लेकिन अंग्रेजियत कभी नहीं गया, वही बात सही है। हम लोग सुबह से लेकर शाम तक उसके क्रियाकलापों को, एक्टिविटी को फॉलो करते हैं। दूध पीने की जगह पे चाय पीना, दिस इज़ द गिफ्ट ऑफ गॉड द इंग्लिश मैन एंड बी फॉलो। तो पूरे सिस्टम को बदलना है, क्योंकि हमारे लोगों के कल्चरल लाइफ भी क्या हो गया था, अफेक्टेड हो गया था। दिस वर्क एज आई सी इट, इन्होंने कार्य को दो पहलू के रूप में बांट दिए। एक बार दिए वन सेल्फ वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड, अपने के लिए काम करना, एंड समाज के लिए काम करना। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट ऑफ वर्क, और बोले कि दो तरीक़ा से काम कर सकते हैं। एक सामाजिक तरीक़ा से आप काम कर सकते हैं और दूसरा किस तरह से कार्य कर सकते हैं, फ्रूटफुल मतलब सामाजिक, और एक हो गया व्यक्तिगत। द वर्क on oneself is to follow the urge towards moral development as free person under self-imposed discipline which alone can render the development possible। और बोलते हैं कि अगर आप अकेले अपने इंडिविजुअल के लिए वर्क करना चाहते, खुद के लिए काम करना चाहते हैं, तो इसमें आपको क्या करना होगा, मोरल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना होगा। और जैसे एक फ्री पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है, मोरल मतलब नैतिक बढ़ावा देना होगा, अपने आप को डिसिप्लिन में रखना होगा। अगर आप नैतिक बढ़ावा देते हैं, आप नैतिकता को समझते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तो और सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, खुद को डिसिप्लिन में रखना है। इतना करने से ही आप में सेवा की भावना बढ़ेगा, विकास होगा और संभव है। इट्स इन प्रोडक्ट इज़ फ्री मोरल पर्सनैलिटी, जिसका अंतिम उत्पाद एक स्वतंत्र नैतिकता वाला व्यक्ति है। वी कैन निगलेक्ट द इन प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल, और अंतिम वाला जो प्रोडक्ट है जिसको हम लोग अपने खतरे पर छोड़ सकते हैं। पेरिल का मतलब क्या होता है, खतरा। आगे देखते हैं। दिस इन प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन इट सेल्फ, जो आपका मोरल डेवलपमेंट वाला जो प्रोडक्ट है वो अपने आप जीवित नहीं रहेगा, उसको सस्टेन कर सकता है
itself without seeking and exercising itself to bring। इसके लिए हम लोग को खुद को क्या करना पड़ेगा, व्यस्त मतलब एक्सरसाइज करना पड़ेगा, खुद को उसको तलाशना पड़ेगा। टू ब्रिंग अबाउट द अप्रोक्सीमेशन ऑफ द सोसाइटी टू विच इट्स प्रिविलेज टू सर्व टू ए बेटर, ए जस्टर एंड मोर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ। जिससे क्या होगा कि हम अपने लोगों को, समाज को एक अप्रोक्सीमेशन मतलब लगभग मदद कर सकेंगे, एक विशेष अधिकार देख सकेंगे, सेवा कर सकेंगे, जस्टर और मोर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ, और लोगों के जीवन को और आसान बना सकेंगे। द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो, और लेकिन हाँ इंडिविजुअल है जो वो पूर्ण तरह से ग्रो नहीं करता विथ और अ करस्पॉन्डिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस। तो कोई व्यक्तिगत व्यक्ति है जो है वो उतना फुल परफेक्शन के साथ ग्रो नहीं करेगा, नहीं बढ़ेगा, जितना कि एक करस्पॉन्डिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस, जो सामाजिक अस्तित्व है और जो हम विदाउट ए करस्पॉन्डिंग, बिना उनके अपने आस पड़ोस के लोगों को एडवांस किए हुए, उसमें परिवर्तन लाए हुए, और एक सामूहिक मतलब आप सामाजिक अस्तित्व के बिना आप पूर्ण रूप से नहीं बढ़ सकते हैं। लेट अस रिजॉल्व टू ग्रेट होल हार्टली इंगेज इन टू एसेप्ट ऑफ वर्क इंडिविजुअल एंड सोशल। अब हम लोग ये इंडिविजुअल और सोशल वर्क जो है उसको पर विचार करते हैं, दिल से उसमें इंगेज करते हैं, अपने आप को क्या करेंगे, व्यस्त रखेंगे। इन्होंने 2 मंत्र दिए, याद रखेंगे, इंडिविजुअल वर्क एंड सोशल वर्क। दिस ड्यूअल इफर्ट, और यह जो दोहरे कार्य की नीति उन्होंने बताएं, ड्यूअल इफर्ट, जैसे हम लोग ने ड्यूअल सिम मोबाइल रखते हैं, गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट ए स्पेशल फ्लेवर, और बोलते हैं यह जो दोहरे कार्य की नीति हमने दिए हैं हमारे राज्य के विकास में एक स्पेशल फ्लेवर जोड़ेगा, मतलब एक स्पेशल सुगंध आएगा, एक स्पेशल झलक देखने को मिलेगा। फॉर द स्टेट टू अस विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर बट अ मोरल ऑर्गेनाइजेशन। हमारे लिए राज्य, हमारे लिए देश सिर्फ एक संस्था नहीं है, और संस्था सिर्फ पावर का नहीं है, बट अ मोरल ऑर्गेनाइजेशन, यह एक नैतिक संगठन है, ये नैतिक संगठन है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ आवर नेशनल टेम्परामेंट, और यह जो मैं बात कर रहा हूँ हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति का एक हिस्सा है। एन इनहेरिटेंस, और हमने इसको प्राप्त किया है फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट, किससे, अपने महान नेता महात्मा गांधी से। क्या हमने प्राप्त किया है कि दैट पावर शुड बी यूज्ड, कि हमारा जो पावर है, हमारा जो शक्ति है उसका प्रयोग किया जाना चाहिए ओनली फॉर मोरल पर्पसेज, सिर्फ नैतिक काम के लिए हम अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे, कभी भी अनैतिक कार्यों के लिए हम अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, गलत कार्यों के लिए हम शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, अच्छे कार्यों के लिए शक्ति का प्रयोग करेंगे। द पीस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इज व्हाट, और शांति में कितना बल है, वी शैल डेडिकेट आवर सेल्फ टू वर्क फॉर, अगर हम उससे ही हमको क्या अपने आप को समर्पण कर सकते हैं कार्य करने के लिए, किसमें, शांति में। आई हैव फुल फेथ, अभी तो दोहरे कार्य की नीति दे दिए कि आप 2 तरीक़ा से कार्य कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं और फिर आप सोशल भी कर सकते हैं, लेकिन चाहे जैसे भी करें काम, लेकिन आई हैव फुल फेथ, ये भी बोल रहे हैं कि मुझे पूर्ण विश्वास है इन माई पीपल, मेरे लोगों में, मेरे परिवार के सदस्यों में जो भारत में रहने वाले लोग हैं, दैट दे विल ब्रिंग फोर्थ एनर्जी रिक्विजिट फॉर द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ दिस ड्यूअल टास्क। ये दोहरे कार्य के लिए जितना एक संतोषजनक प्रदर्शन करने का जो एनर्जी हमको चाहिए, जो ऊर्जा चाहिए, आवश्यक एनर्जी जो चाहिए, वो लोग कर लेंगे, उतना प्रोड्यूस कर लेंगे, उत्पन्न कर लेंगे। ब्रिंग फोर्थ का मतलब क्या होता है, उत्पन्न कर लेना। बोल रहे हैं कि हमको पूरा विश्वास है कि जो दोहरे कार्य का नीति हम दिए हैं हमारे लोग पूर्ण कर लेंगे। इट शैल बी माई प्रिविलेज, और यह मेरा विशेष अधिकार रहेगा, टू कंट्रीब्यूट, योगदान देना, माई शेयर टू दिस इंचेंटिंग इंटरप्राइजेज, यह उद्यमी को मदद करने का। चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, इसकी समरी हम अगले क्लास में डिस्कशन कर लेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी डिस्कशन करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।